बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि किसी लगी कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। देख आवाज आई कि शकल बदल दी किसने? एक बाहर जो प्रेशर है जो दिखाई नहीं देता है मिस्टर इंडिया की तरह, खुश हुआ। क्या हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। इसके चारों तरफ एक जो है वो हवा का लिफाफा है, एक इसके चारों तरफ, और उस लिफाफे को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज की हमारी जो क्लास है वो है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है। इस पर्सन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे क्योंकि हमारा हरियाणा बोर्ड का 10+1 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और जनरल नॉलेज की भी इसमें बात आती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी धरती है ये, इसके चारों तरफ एक जो है वो हवा का लिफाफा है, एक इसके चारों तरफ, और उस लिफाफे को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। देखो ये ऊपर हो गया और ये लिफाफा जो है ना, ये सब पूरी धरती के ऊपर ऐसे है। ये लिफाफा ये ऐसे पूरी धरती के ऊपर हवा का लिफाफा है। इसकी हाइट है ये इतनी, और ये इसकी आउटर लेयर है। आउटर का मतलब अपर मोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो लिफाफे में ऊपर हवा नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर हवा कम हो जाती है। और जो एयर जो होती है, देखो अब जो एयर जो होगी, एयर किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और इसके अंदर वेट होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम कोई गाड़ी का कोई एक टायर ले ले और उसको खाली वेट करें, तो मान लो फॉर एग्जांपल वो निकला 50 किलो का, और उसको हम पूरी हवा डलवा के फिर उसका वेट करें तो वो निकला 80 किलो का। तो वो 30 किलो कहाँ से आ गया? उसके अंदर जो हमने एयर डाली है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो एयर बनी हुई है, ठीक है। एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ऑक्सीजन, CO2, 78% क्या है? ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और 1% में इस वाटर वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उसका भी वेट होता है, ठीक है। और जब भाई किसी भी चीज़ में वेट होगा तो वो तो प्रेशर तो लगा ही लगाएगी। तो और दूसरी खासियत, हमारी जो धरती है इसके भगवान ने खासियत दी है कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ होगी वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो सीधी सी बात है कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर को भी अपनी तरफ खींच रही है, और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जैसे इसका हम एक डेमो भी करके देखेंगे कि भाई एयर तो सभी दिशाओं में है, इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसका एक छोटा सा डेमो और कर लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो इसका डेमो देखो कि जैसे हमारे पास एक बोतल है, ठीक है। इस बोतल के अंदर भी हवा है और इस बोतल के बाहर भी हवा है, सब कहीं हवा है ना, देखो। तो इसका मतलब इसके अंदर भी प्रेशर है और बाहर भी प्रेशर है। तो अब मैं एक काम करूँगा, मैं इसकी अंदर की हवा को बाहर निकाल दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कि बाहर वाला कोई प्रेशर होगा तो वो ज़रूर इस पे काम करेगा। तो देखते हैं भाई, मैं इसकी हवा को बाहर निकाल रहा हूँ और देखो आप इसकी शेप पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या ऐसे कैसी रहेगी। देखो आवाज़ आई ये देखो। तो आपने देखा ये जो बोतल थी हमारी, इस बोतल की शक्ल बदल दी किसने? एक बाहर जो प्रेशर है जो दिखाई नहीं देता है मिस्टर इंडिया की तरह, और उसने इस बोतल को क्रैश कर दिया, दबा दिया, कुचल दिया। वही तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। तो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव इट्स वैल्यू। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो क्या होती है। अब देखो क्या है, इट इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबोव अस। हमारे ऊपर जो एयर है, एयर किस चीज़ की बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की। उसका जो वेट है ना, वेट, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है।
इट एक्ट्स इन द ऑल डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती की सरफेस के ऊपर हर जगह है। देखो बोतल के अंदर भी था, बोतल के बाहर भी एयर थी, अंदर वाली एयर को मैंने खींचा तो बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा था, उसने उसको कुचल दिया। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, जो समुद्र लेवल होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाना, उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होगा जैसे कोसली, और नीचे उसके बोर्ड के नीचे लिखा रहेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ये जो स्थान है, ये कोसली है, जो भी है रेलवे स्टेशन है, वो कितना ऊंचा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सी लेवल के अंदर। ये सब जीके के पर्सन भी हैं इसमें। इट इज़ मेजर्ड विद द बैरोमीटर, एयर प्रेशर को किससे नापोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहो सी एयर प्रेशर कहो, एक ही बात है। इसको किससे नापा जाता है? इसको नापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम अपनी गाड़ी के अंदर हवा भी डलवाते हैं, तो वो एक जो मिस्त्री होता है वो हमारी हवा को चेक भी करता है, उसके पास एक ऐसी थोड़ा मीटर सा लगा हुआ एक नलकी सी होती है। इट्स वैल्यू इज़, अब कोई पूछे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होगी 101/325 PA। कितनी होगी? 101/325 PA। PA का मतलब पास्कल। इसके अंदर कई साइंटिस्टों के नाम हमने ले रखे हैं इसकी यूनिट के अंदर। ये पास्कल ने भी बताई थी प्रेशर के बारे में, तो पास्कल का भी सम्मान किया हुआ है। और ये किसके बराबर होता है? एक ATM के बराबर है। शॉर्टकट में लिखेंगे, ये ATM रुपये कटवाने की मशीन को ना, या एटमॉस्फेरिक की शॉर्टकट फॉर्म है। और कोई पूछा भाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो उसका एक नाम, उसका मान ये है 760 mm ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो Hg जो है ना, Hg है मरकरी। ठीक है, मरकरी धातु है ये, अकेली ऐसी धातु है मरकरी जो लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है, जो लिक्विड के रूप में। बाकी सोना चांदी ये सभी सॉलिड होती है, मरकरी लिक्विड में होती है। तो जैसे आपने थर्मामीटर में मैंने पीछे दिखाया था आपको, आपने अपना टेम्परेचर नोट किया था, तो उसके अंदर आपने देखा मरकरी का जो लेवल था वो ऊपर नीचे चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं मरकरी कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया मरकरी कॉलम क्या होता है? कॉलम नाम से एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो ऐसे सरिये लगाते हैं यूँ, और जो मिस्त्री होते हैं वो इसके अंदर अपने मसाला सीमेंट भरते हुए इसको ऊपर तक ले जाते हैं, इसको भी कॉलम बोलते हैं। तो एक बात बताओ सीधी सी, इसके अंदर जितनी ज़्यादा सीमेंट पड़ती जाएगी उतना बीम मजबूत होगा कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर अब बीम की सीमेंट बजरी हटा दो, अब हम सोचो कि सीधी इसके अंदर हवा भरी है और इसमें हवा इतनी है तो प्रेशर इतना है। हवा इसमें बढ़ती जाओगी तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, वेट ज़्यादा होता जाएगा सीमेंट बजरी का, इसी तरह हवा का भी होता जाएगा। तो ये थी इसकी 5-7 जानकारी। तो अब देखो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपने पेपर में कल लिख के दिखाना है कि इसकी डेफिनेशन देनी है यहाँ से यहाँ तक। ये सभी दिशाओं में काम करता है, मैक्सिमम होता है सी लेवल के ऊपर। ये किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी। इसमें एक चीज़ और करवा देता हूँ मैं आपको, इसमें देखो कि जो इसको हम थोड़ा दशमलव में लिखेंगे। दशमलव में कैसे लिखें? 101/325 जो है, जो 101/325 हमने लिखा है ना, इसको देखो जो मैंने सिखा रखा है यहाँ पे एक अंडरस्टूड दशमलव लगा लो। ठीक है, और इसकी सही जगह कहाँ पे? यहाँ पे है। इसको 1 2 3 4 5 जब इतना लेके के आओगे तो यहाँ पे क्या लिखूँगा इसको मैं? इसका सही उत्तर बनेगा देखो 1.01235 गुणा 10 की शक्ति। अब बताओ कितने स्थान आए हैं? 1 2 3 4 5, तो -5 PA। ऊपर वाली बात का स्टाइल वही है, ठीक है, लेकिन दिखाई अलग दे रही है। इसको हमने इसमें लिख दिया है 10 की शक्ति के रूप में। तो ये तो थी, समझ में आ गई। mm का मतलब मिलीमीटर बोलते हैं इसको। और ये मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पर्सन आपने कल इसकी सारी जानकारी करके दिखा देना। डियर स्टूडेंट्स, इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके अंदर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपने देखा कि एयर के चारों तरफ जो एक लिफाफा है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसके अंदर एयर है। एयर किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की। और उसके अंदर वेट होता है, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। जैसे बोतल के ऊपर आपने देखा लगाया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जनरल नॉलेज की है, सारे पॉइंट देखो क्या है। देखो एयर प्रेशर बोलो चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, एक ही बात है।
ऑफन ड्रॉप्स बिफोर बैड वेदर। खराब मौसम जब होगा तो इसका मतलब एयर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, जो मरकरी का जो था वो जैसे अपने टेम्परेचर में देखा है उसमें थर्मोमीटर में, ऐसे ही बैरोमीटर के अंदर वो उसका डाउन आ जाता है। इसका मतलब एयर प्रेशर क्या हो गया, गिर गया है। आपने कई बार समाचार में भी सुना होगा कि भाई कम हवा के दबाव के कारण बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान अब कोसली की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, ऐसी खबरें आपने सुनी होगी। तो एयर जब ख़राब मौसम होगा तो एयर प्रेशर क्या होता है, गिरता ही गिरता है। ठीक है, एक पॉइंट याद हो जाएगा अच्छी तरह। दूसरा देखो, लोअर एयर प्रेशर पुशेज लेस अगेंस्ट द बॉडी। अगर बाहर का एयर प्रेशर कम होगा तो वो हमारी बॉडी को कम दबाएगा। जैसे देखो अभी मैंने जो बोतल दिखाई थी, आप देखो बोतल के ऊपर भी एयर प्रेशर था, अंदर भी था। अंदर वाला मैंने जब बाहर निकाल दिया था वो पिचक गई थी। ऐसे देखो अब हमारा जो शरीर है डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी तो एयर प्रेशर काम कर रही है। ठीक है, और ये मान के चलो ये मेरा ज्वाइंट है ये, और इस ज्वाइंट के ऊपर भी एयर प्रेशर है, और मान लो ऊपर का एयर प्रेशर कम है तो सीधी सी बात है कि मेरा यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, जो जहाँ पे जो हड्डी बनी हुई है, यहाँ पे जो मांस है, वो क्या होगा, जब कम प्रेशर होगा तो वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, और फैलेगा तो सीधी बात है चर्बी चढ़ेगी, और चर्बी चढ़ेगी तो ज़्यादा वेट होगा, और ज़्यादा वेट होगा तो हमारे जो ज्वाइंट होते हैं ना उनके ऊपर बेचारों पे जोर पड़ेगा और हमें क्या होगा, दर्द होता है। तो जो लोअर एयर प्रेशर वाले एरिया में रहते हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं, वहाँ पे उनको पैरों में, ज्वाइंट में, इनमें तकलीफ पाई जाती है ज़्यादातर, आमतौर पर केस के ऊपर। तो यही पर्सन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो, लोअर एयर प्रेशर पुशेज लेस अगेंस्ट द बॉडी, क्योंकि वो बॉडी को कम दबाएगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होंगी। अलाउिंग टिश्यूज़ टू एक्सपेंड। टिश्यू जो होते हैं, हिंदी में टिश्यू का मतलब जो सेल जो होती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम सेल बोलते हैं, CELL। और सेल मिल के, सेल जमा सेल मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो वो टिश्यू क्या होंगे, वो एक्सपेंड हो जाएंगे, और एक्सपेंडेड टिश्यूज कैन पुट एयर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स एंड काज पेन, और हमारे दर्द होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कोई कहेगी भी पहाड़ों के ऊपर जो है हवा ठंडी क्यों होती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो है, जैसे धरती की जो शेप मैंने दिखाई थी आपको, वो किस टाइप से थी, उसके ऊपर जहाँ पे हम, जैसे मान के चलो ये है अपनी, और यहाँ पे हम, और इतनी हाइट पर चले गए। ठीक है, तो जब जैसे जैसे धरती से ऊपर जाते हैं हम, धरती से जैसे ऊपर जाओगे तो जो जी का मान है ना, वो जी ग्रेविटी वो कम होती जाती है। तो सीधी बात है यहाँ पे एयर भी कम ही है, और जब एयर कम है तो इसका मतलब सीधी सी बात है उसका एयर जो कम है तो उसका प्रेशर भी कम है। ठीक है, उसका एयर प्रेशर कम है, तो एयर प्रेशर जब कम हो जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वहाँ का मौसम ठंडा होता है। देखो यही है, इफ़ एयर प्रेशर इंक्रीज, अगर एयर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा मतलब समझ गए मेरी बात ने। अगर वो डिक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज लिखेंगे। एयर गेट्स कूल्ड एट द हाइयर एल्टीट्यूड, जो काफ़ी ऊंचाई के प्रदेश होते हैं वहाँ के ऊपर जो है हवा वो है ठंडी हो जाती है। जैसे हम मई जून के महीने के अंदर शिमला, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर पहाड़ों के ऊपर एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी कम है, तो हम वहाँ पे घूम के आते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हवा पहाड़ों के ऊपर क्यों ठंडी होती है, क्योंकि धरती से ऊपर जो है वो जी का मान कम होता जाता है। धरती के सरफेस के ऊपर कितना है, 9.8। धरती से ऊपर जाओगे, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ, इस छत के ऊपर ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 9.7, और ऐसे ऊपर चलते रहो, धरती से 3200 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो जी का मान हो जाएगा 0। ठीक है, ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, अब वहाँ पे कोई हवा नहीं है और ऊपर खाली है सौदा सब कुछ। इसी तरह नीचे आ जाओ, धरती से नीचे आते जाओ तो भी जी का मान कम होता जाएगा, और धरती के सेंटर के ऊपर आके, धरती का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, यहाँ पे आके यहाँ भी जी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम मान कहाँ पे है, यहाँ पे है 9.8। तो
ग्रेविटी एयर को खींचती है। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जो प्रदेश जिनके अंदर समुद्र है, जैसे अपने तमिलनाडु केरला के अंदर, वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सी लेवल के ऊपर, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर बताओ क्या होगा? टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके अपने नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपने कल 3 पॉइंट ही लिख के दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। बारिश की जो बूंदें होती है वो आकार में गोलाकार क्यों होती है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलेगी हमको। तो देखो, पहले सीधी सीधी बात बताते हैं कि अगर कोई 3 आकृति दे हमको, क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर, ये मैंने ऊपर नाम भी लिख रखे, अगर इन सब का वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और तीनों का वॉल्यूम अगर सेम हो, इसका वॉल्यूम भी डियर स्टूडेंट्स 1 है, इसका भी वॉल्यूम 1 है, इसका भी वॉल्यूम 1 है, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का ही सबसे कम होगा, ठीक है। आप देखो बोर्ड के ऊपर, आपने जो इसके अंदर, तो मैंने सबका सरफेस एरिया निकाला, ये मैं समझाऊंगा अभी कैसे आया, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। इसका सरफेस एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद सिलेंडर का आया है 5.53, और उसके बाद इसका आया है, गोले का आया है 4.5। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है गोले का। इसीलिए बारिश की जो बूंदें होती हैं वो शेप के अंदर गोलाकार होती है। अब ये तो थी सारी इसकी जानकारी। अब सुनो, सरफेस टेंशन जो होता है ना, जो हमने कल डिस्कस करा था, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच द आउटर लेयर ऑफ द लिक्विड एक्ट्स एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, कि वो एक झिल्ली का काम करती है। वो एक डेफिनेशन थी। आज मैं एक डेफिनेशन और भी बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन नंबर 2 है ये, कि सरफेस टेंशन इज़ द मिनिमम टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस, जो लिक्विड जो सरफेस होता है, उसकी मिनिमम टेंडेंसी टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, कि उसका मिनिमम सरफेस एरिया के अंदर सिकुड़ जाना ही क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। तो भाई सरफेस टेंशन जो है ना, जैसे आप खेता में जाए अगर तो और कोई घास खोद दे अपने, तो घास ने उस पोट में डाल के हम कैसे बांध दे, अगर बताओ, एज कहीं की पोट बंदवाई होगी तो अपने कदे तूड़ा की पोट बंदवाई होगी, तो उसका 4 कोना रहे, तो उन्हें थोड़ा डेमो से देख लो। मान लीजिए 4 कोना था, इसमें हमने तूड़ो घास गाल रखी है, उसके बाद कैसे बंद, अगर इसने देखो, इसने और इसने मिलाया करा, और इसने और इसने मिलाया करा, फिर अपनी टाइट के टाइट भी मिलाया करा बंदवानिया के साथ, और दोनों ने खूब अच्छी खींच दिया करा नू, और उस पोट का, पोट समझ गए ना मेरी बात है, उस पोट को जो साइज से वो मिनिमम नहीं कर दे हैं। इसका 4 कान पकड़ गए, ये कान, यो कान मैं पकड़ूंगा, यो कान कोई और पकड़ेगा, ये दोनों कान हम पकड़ गए, अपोजिट साइड का पकड़ गए, इतनी ज़बरदस्त खींचा करा, तो वो इसका साइज जो है वो कैसा बन जाएगा? अब देखो, मिनिमम, और ऊपर तो बांध देंगे, साइड मत घास थोड़ी निकालते दिखा दो। तो जो पोट जो उससे बताओ, हमने कहीं घास की पोट ऐसी देखी, कहीं चाची ताई ले रही हो, ये चाची तेरी तो घास की पोट ऐसी है, चौकुट्टी है, चाची की घास की पोट सिलेंडर जैसी से नहीं, चाची की घास की पोट कैसी मिलेगी? ऐसी मिलेगी, गोलाकार मिलेगी। तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस टेंशन ही करवाता है ये सारे काम। उस लिक्विड को इतना मिनिमम कर देगा कि वो साइज़ उसका छोटा हो जाए, और सबसे छोटा साइज़ किसका होता है? गोले का। इसलिए बारिश की जो बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स क्या है? रेन ड्रॉप्स भी लिक्विड है, और मैं लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, देखो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो आप देखो, ये मैं समझाता हूँ मैंने कैसे किया, ये तुम्हारे लिए बहुत ही नॉलेज की चीज़ है, आगे
इसमें कंपटीशन लेवल तक की चीज़ सारी चीज़ समझा दूंगा। तो अपनी पोर्ट ने तो साइड में करना है। देखो भाई, क्यूब का वॉल्यूम हमने 1 मान लियो, ठीक है। तो इसकी साइड भी सारी एक एक होंगी कि नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर क्या चीज़ आती है, LBH 1 1 1, तो सारी साइड कितनी होगी, 1 होगी। और क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 6 × साइड स्क्वायर। साइड इसकी हमारी 1 है, तो इसका उत्तर आ गया 6। तो आपका हवाले हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम 1 है, मान लो इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, तो हम इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा πr²h। वॉल्यूम की जगह मैंने 1 रख दिया, पाई ये सब h की जगह 1 रख दिया। इसने सोल्व करके देख लियो कैलकुलेटर में, मैंने अच्छी तरह सोल्व किया है इसको। r का मान होगा इतना, ठीक है। अब निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr²। 2πr² को देखो, एक सिलेंडर तो ऊपर हो गया, सॉरी सर्कल, ये होगा πr², एक πr² ये हो गया। तो πr² और πr² कितने हो गए बताओ, 2πr²। और इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है वो होता है 2πrh। सारा मान मून धर लो तसल्लीत है, और ये काट पिट होगा तो इतना उत्तर होगा, ठीक। तो अब देखो कम आया ना इसका 6 था, इसके बाद कितना है 5.53। अब आ जाओ अपने स्फीयर के अंदर। स्फीयर का जो वॉल्यूम है 1। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालोगे, वॉल्यूम 4/3 πr³ 1 के बराबर है, तो r का मान इतना होगा। ये इसकी घनमूल से मैंने कैलकुलेटर तक कर के इसका r का मान इतना निकाल दिया, इतना सेंटीमीटर। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। और सारा मान धरो ये आया अपना 4.5। तो इन तीनों आकृति में सरफेस एरिया बताओ सबसे कम किसका है, इसका है भाई 6, इसका 5.53, इसका 4.5। तो वो पानी की जो बूंद है, जो बारिश की जो बूंद है, वो उसको, या किसी ड्रॉपर की कोई बूंद है, आँख में हम स्याही डाल लग रहा, तो आप देखो ऐसी जो उनकी चोट सी जो रहे ना, इसने जब दबावा था, इसमें जो बूंद आओगी ना वो भी गोल ही आओगी डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर 3 आकृति का वॉल्यूम सेम दे रखा है तो सबसे कम एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। इसलिए जितनी भी रेन ड्रॉप्स हो, आँखें की ड्रॉप्स हो, कोई भी ड्रॉप्स हो, वो सारी की सारी शेप में कैसी होंगी, स्फेरिकल होती है, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया इसी का ही होता है। तो भाई मेरे ख्याल से समझ में आ गया प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का जो 8वां प्रश्न है वो है कि डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो मोलिकुलर जो मोशन होती है वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, ठीक है, इसेंशियली मोशनलेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसके मोलिकुल्स हैं, इसको हम इतना ठंडा कर दें, इसको इतना ठंडा कर दें कि इनके बीच में जो मोलिकुलर मोशन होती है वो बिल्कुल रुक जाएगी। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसको हम लिखते हैं 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन के ऊपर कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, और बाकी जो सेल्सियस है इन पे डिग्री लगेगी, फ़ारेनहाइट पे डिग्री लगेगी। तो ये 0 केल्विन को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज मैंने जो 3 प्रश्न करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनके अपने नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।